नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 में आपने 1 से 9 पाठ के वीडियो देखे होंगे। वीडियो को देखा होगा और आपने वीडियो का अभ्यास किया होगा। अब सेम 1 की एग्ज़ाम के लिए पुनरावर्तन में हम आज पेपर स्टाइल के ज़रिए ये वीडियो बनाते हैं और आज यह कक्षा 8 की जो पेपर स्टाइल है सेम 1 की वो आपको हम दिखाते हैं। निर्देशिका आपको मिली होगी और कक्षा 8 के लिए पेज नंबर 7 पर पार्ट 1 जो 30 गुण का है, प्रश्न पत्र में ही आपको उत्तर देना है, सही समझ कर देना है और ये 30 गुण की परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। विद्यार्थी मित्र, आप जानते हैं यह 30 गुण ऑब्जेक्टिव गुण हैं, इसलिए घर बैठे बैठे आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। व्याकरण के वीडियो, पाठ के वीडियो, काव्य के वीडियो फिर से आपको देखने पड़ेंगे और अभ्यास करके यह परीक्षा आप दे सकते हैं और अच्छे गुण प्राप्त कर सकते हैं। अब पेपर स्टाइल की बात करते हैं। पेपर स्टाइल में सबसे पहले जो पार्ट 1 है वो 30 गुण का है। हमारी निर्देशिका में पहला प्रश्न है क रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कितने गुण हैं इसके? 9। गुजराती में खाली जग्या पूरो एम। यह खाली जग्या यानी कि रिक्त स्थान आपके पाठ्य पुस्तक में से ही लिया जाएगा। इनके अंक है 9 अंक है। मान लीजिए कि मैं एक खाली जग्या इधर लिखता हूँ, महर्षि कश्यप के पिता का नाम खाली जग्या था। महर्षि कश्यप के पिता का नाम खाली जग्या था, तो इनका सही आंसर आता है मरीचि। क्या? मरीचि। इस प्रकार दूसरी खाली जग्या है, खाली जग्या अमीना का पोता था। खाली जग्या अमीना का पोता था, तो उनका आंसर है हामिद। क्या? हामिद। इस प्रकार तीसरी खाली जगह है खाली जगह की पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। खाली जगह पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है, तो इसमें आंसर आएगा रमजान। क्या? रमजान।
इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8 और 9 रिक्त स्थान की जो पूर्ति है उनके कुल अंक है 9। उदाहरण के जरिए मैंने 3-4 खाली जगह इधर ले ली है। पाठ्यक्रम के आधार पर ही पाठ में से खाली जगह ली जाएगी। महर्षि कश्यप के पिता का नाम खाली जगह था, तो उनका आंसर आपको प्रश्न पत्र में ही लिखना है, मरीचि था। दूसरी खाली जगह है, खाली जगह अमीना का पोता था, तो उसका आंसर है तो क्या है वो, हामिद। तीसरी खाली जगह के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है, तो रमज़ान के पूरे। इस प्रकार 9 खाली जगह पूछी जाएगी और उनका सही उत्तर आपको प्रश्न पत्र में ही लिखना है। अब दूसरा पॉइंट है समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द को लिखिए। जी शब्द को लिखिए जिनके अंक है 2 अंक है। कितने? 2 अंक। समानार्थी, पर्यायवाची यानी समानार्थी। मान लीजिए कि मैं एक समानार्थी लिखता हूं सूर्य, तो इस प्रकार प्रश्न पत्र में यहां खाली जगह होगी। दूसरा मान लीजिए हवा, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो यह शब्द लिखना। तो सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि, भानु, आदित्य और मातड़। ये सभी आपको एक ही समानार्थी लिखना है, लेकिन सूर्य के जितने समानार्थी आते हैं इतने में समानार्थी मैंने यहाँ लिख दिए हैं। सूर्य यानी रवि, सूर्य यानी भानु, सूर्य यानी आदित्य, सूर्य यानी मातड़, ये सूर्य के समानार्थी शब्द है। दूसरा शब्द है हवा। हवा का समानार्थी क्या होगा, तो आपको प्रश्न पत्र में लिखने हैं। तो हवा का समानार्थी होता है वायु, दूसरा है पवन, समीर, अनिल आदि। आपको एक ही समानार्थी लिखना है। हवा प्रश्न पत्र में आपको सिर्फ एक से ज़्यादा आते तो लिखो तो अच्छा है, लेकिन एक समानार्थी लिखना है। हवा का समानार्थी होता है वायु, हवा का समानार्थी होता है पवन, हवा का समानार्थी होता है समीर, हवा का समानार्थी होता है अनिल। यह दूसरा पॉइंट था। समानार्थी शब्द 2 अंक के होते हैं। कितने? 2 अंक के। अब तीसरा पॉइंट है वाक्य में से विशेषण को पहचानिए। विशेषण को जिनके अंक 2 अंक है। कितने? 2। मान लीजिए मैं एक वाक्य यहां लिखता हूं, आदमी सचमुच अनोखा प्राणी है। पेपर स्टाइल में
वाक्य में से विशेषण को पहचानिए। कितने गुण का है? तो 2 अंक का है, उनके 2 अंक है। 2 वाक्य पूछे जाएंगे। इस वाक्य में से आपको इस प्रकार खाली जगह में इस वाक्य में विशेषण कहा है, ये विशेषण की पहचान करनी पड़ेगी और यहाँ लिखना पड़ेगा कि आदमी सचमुच अनोखा प्राणी है। विशेषता प्रदर्शन करने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ जो मैंने उदाहरण के जरिए आपको बताया है कि जो प्राणी है, लेकिन कैसा है, प्राणी की क्या विशेषता है? तो अनोखा। तो इसमें जवाब आंसर आएगा अनोखा, यह विशेषण है। इस प्रकार दूसरा वाक्य है, मुझे भारतीय होने का गर्व है। मुझे भारतीय होने का गर्व है। इस वाक्य में से भी विशेषण को पहचानना है और इस वाक्य में विशेषण कहाँ पर है? तो भारतीय, यह विशेषण है। क्या है? भारतीय विशेषण है। क्या है? विशेषण। इस प्रकार प्रश्न पत्र में आपको रिक्त जगह पर वाक्य में से विशेषण लिखना है। अब उसके बाद आता है विलोम। विलोम शब्द का अर्थ लिखिए। विलोम शब्द का अर्थ लिखिए। विलोम शब्द का अर्थ लिखिए। ये कितने अंक का है? तो वो भी 2 अंक का है। कितना? 2। विलोम यानी विरोधी शब्द। मान लीजिए मैं उदाहरण के जरिए एक शब्द देता हूं। मान लीजिए कि सम्मान। सम्मान का विरोधी क्या होगा? दूसरा है न्याय। तो सम्मान का विरोधी है अपमान, और न्याय का विरोधी अन्याय। ओके, यह भी 2 अंक के हैं। उसके बाद शब्द समूह के लिए एक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द। शब्द समूह के लिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द जिनके अंक है वो भी 2 अंक है। एक उदाहरण के जरिए लेता हूं मैं कि ईद की नमाज पढ़ने की जगह, ईद की नमाज पढ़ने की जगह। दूसरा है जिसे बुलाया न जा सके। अब शब्द समूह, ईद की नमाज, नमाज पढ़ने की जगह, तो उसे क्या बोलते हैं? ईदगाह। क्या कहते हैं? ईदगाह। अब दूसरा शब्द समूह के लिए एक शब्द है, तो जिसे बुलाया न जा सके, तो उसे क्या कहते हैं? यादगार। क्या कहते हैं? यादगार या अविस्मरणीय। यह इस प्रकार आपको शब्द समूह के लिए एक शब्द दिए होंगे, रिक्त जगह पर आपको उसका सही आंसर देना होगा। अब उसके बाद आता है
वाक्य में से काल को पहचानिए। वाक्य में से काल को पहचानिए। पहचानिए। उनके भी अंक कितने हैं? 2 अंक हैं। मान लीजिए कि उदाहरण के जरिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि उसने सिर झुकाया। सिर झुकाया। दूसरा वाक्य है कुछ चरित्र संबंधी बातें होंगी। कुछ संबंधी पहले वाक्य का काल, वाक्य में से काल को पहचानना है। काल 2 अंक के पूछे जाएंगे। उसने सिर झुकाया। झुकाया क्रिया पूर्ण हो गई, यानी उसका आंसर आएगा भूतकाल। क्या? भूतकाल का वाक्य है। क्या? भूतकाल का। और दूसरा वाक्य कुछ चरित्र संबंधी बातें होंगी यानी कि होने वाली है, यानी भविष्य बता रहा है। क्या? भविष्य काल। क्या? भविष्य काल। इस प्रकार भविष्य काल के 2 उदाहरण वाक्य होंगे। इसमें से आपको काल पहचानना है। उसके बाद आता है वाक्य में से उपसर्ग को पहचानिए। से उपसर्ग। वाक्य में से उपसर्ग पहचानिए। यह सरासर अन्याय है। एक वाक्य, ये भी 2 अंक के हैं। कितने? 2 अंक। कितने? यह आप जानते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं? तो जो शब्द मूल शब्द के आगे लगते हैं, यानी कि जैसे यह भी सरासर अन्याय है, तो यह शब्द अन्याय है, वो क्या है? उपसर्ग वाला शब्द है। अ प्लस न्याय यानी कि अन्याय। मूल शब्द न्याय है, न्याय के आगे अ लगा है, जो अ है वो उपसर्ग है, इसलिए अन्याय वो उपसर्ग है। क्या है? आपको यहां अन्याय लिखना है। दूसरा वाक्य है प्रीति बेकसूर थी। तो यहां पर मैंने पहले बताया कि मूल शब्द होता है, इसके आगे लगने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? उपसर्ग। तो कसूर, बे वत्ता कसूर यानी कि बेकसूर। तो इधर सही जगह पर यानी कि आपको यह लिखना है बेकसूर। ओके। इसके बाद आता है वाक्य में से प्रत्यय को पहचानिए। वाक्य में से प्रत्यय को पहचानिए। यह भी कितने अंक का है? तो यह भी 2 अंक का है। कितने? 2 अंक।
अब हमने अभी अभी उपसर्ग पढ़े, उपसर्ग का उदाहरण देखा। अब प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो शब्द के पीछे लगने वाले शब्द को प्रत्यय बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, उसने मित्रता निभाई, उसने मित्रता निभाई। अब मित्र मूल शब्द है मित्र प्लस ता, यानी कि मित्रता। क्या? मित्रता। तो इस वाक्य में जो मित्रता है तो यह प्रत्यय वाला शब्द है। क्या? मित्रता। तो यहाँ खाली जगह पर आपको मित्रता लिखना है, पेपर में ही लिखना है। दूसरा वाक्य है उसका साथी दगाबाज निकला, उसका साथी दगाबाज निकला। इसमें भी पीछे लगने वाले शब्द, मूल शब्द है दगा प्लस बाज, बाज यानी कि दगाबाज। क्या होता है? दगाबाज। तो यह दगाबाज है, ये प्रत्यय वाला शब्द है। ओके, प्रत्यय हो गया। वाक्य में से सर्वनाम को पहचानिए। पहचानिए, वाक्य में से सर्वनाम को पहचानिए। एक अंक का होगा। क्या? एक अंक। सिर्फ एक वाक्य पूछा जाएगा और एक अंक का वाक्य होगा। तो वह कौन जा रहा है? वह कौन जा रहा है? आपने सर्वनाम के पॉइंट में, सर्वनाम जो व्याकरण के पॉइंट में लिखा होगा कि निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, तो आपको यह दिखाई देता है कि वह कौन जा रहा है। इसमें, इस वाक्य में से सर्वनाम, तो यह कौन, कौन, ये प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से किसी के बारे में प्रश्न होता है, कौन जा रहा है तो प्रश्न होता है, इसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो वह कौन जा रहा है, तो यहाँ कौन शब्द है, किसी कौन जा रहा है तो प्रश्न खड़ा कर रहा है, इसलिए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसका एक अंग होगा। उसके बाद आता है वाक्य में से वचन परिवर्तन कीजिए। वाक्य में से वचन परिवर्तन कीजिए। यह भी एक अंक का पूछा जाएगा। क्या? एक अंक का पूछा जाएगा। मैं एक उदाहरण लेता हूं कि लड़की ससुराल जाती है। अब विद्यार्थी मित्रों, इस वाक्य में से आपको वाक्य का वचन परिवर्तन, वाक्य में जो शब्द दिया है कि लड़की ससुराल जाती है, तो उसका जो लड़की है उसका वचन परिवर्तन क्या होगा? तो लड़कियां। क्या? लड़कियां। लड़की ससुराल जाती है तो वचन परिवर्तन क्या होगा? तो लड़कियां। तो इकारांत ई, छोटी ई और बड़ी ई इकारांत, तथा
इकारांत। स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं शब्द का बहुवचन या जोड़ने से होता है। क्या? या जोड़ने से बनता है। क्या? या जोड़ने से, या जोड़ने से जो दीर्घ ई ह्रस्व हो जाती है। क्या हो जाती है? दीर्घ ई ह्रस्व हो जाती है। क्या? ह्रस्व हो जाती है। जैसे लड़की, लड़की इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन उनका बहुवचन बनाते हैं तो जब लड़की का हम बहुवचन बनाते हैं तो लड़की के पीछे या जोड़ जाता है, या लड़की या। लेकिन यह दीर्घ ई ह्रस्व में बदल जाती है। क्या? ह्रस्व, यानी कि जो लड़की है इधर तो लड़की की जगह लड़कियां हो जाती है। तो जो इकारांत स्त्रीलिंग जो शब्द को बहुवचन जब बनाता जाता है तो यहाँ उनके पीछे या जुड़ जाता है और या जुड़ने से दीर्घ ई ह्रस्व में बदल जाते। तो लड़कियाँ, लड़की ससुराल जाती है तो लड़कियाँ ससुराल जाती है। अब उसके बाद आता है वाक्य में से इकाई का साहित्य प्रकार बताइए। आपके जो पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक है इसमें इकाई यानी कि पाठ का साहित्य प्रकार, इकाई यानी पाठ, इकाई का साहित्य प्रकार बताइए। यह कितने अंक का है? तो यह भी 1 अंक का है। कितने? 1 अंक का। मान लीजिए कि मैं एक उदाहरण देता हूं कि तेरी है जमीन, जमीन जो पाठ्य पुस्तक है उसकी जो अनुक्रमणिका है इसमें पाठ का साहित्य प्रकार क्या है यह दिया हुआ है। तो तेरी है जमीन, उसका साहित्य प्रकार क्या है? तो उसका साहित्य प्रकार है काव्य अथवा कविता आप लिख सकते हैं। तो आपको उसका साहित्य प्रकार क्या लिखना है? तो काव्य या कविता। अब वाक्य में से अव्यय के भेद को पहचानिए। अब आता है वाक्य में से अव्यय के भेद को पहचानिए। यह भी 1 अंक का पूछा जाएगा। अब अव्यय जिस शब्द जो विकारी शब्द होते हैं उसका परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। अब मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, अब यहां खाली जगह दी होगी, वहां आपको उसका अव्यय के भेद को पहचानना है और 1 अंक का ही पूछा जाएगा। मैंने एक उदाहरण दिया है कि गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। तो अव्यय के 4 प्रकार है। 4 प्रकार में से जो पहला क्रिया विशेषण अव्यय है उनके भी 4 भेद हैं। रीति, स्थान, ऐसे गाड़ी धीरे धीरे, तो जो धीरे धीरे है तो यह रीति
वाचक क्रिया विशेषण है। क्या? रीति। मैंने आपको पहले बता दिया है कि अव्यय के भेद में कि जो रीति होती है तो कोई भी क्रिया किस प्रकार कैसे होती है। जैसे गाड़ी कैसे चल रही है तो गाड़ी धीरे धीरे। जो कैसे कैसे से प्रश्न आपको होता है तो मान लीजिए यह दुनिया का कोई भी उदाहरण हो, दुनिया का कोई भी उदाहरण हो, लेकिन इसमें कैसे से प्रश्न होता है तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्या? रीतिवाचक। तो गाड़ी कैसे तो धीरे धीरे जो शब्द है रीतिवाचक है। क्या? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का है। रीति ढंग क्रिया किस प्रकार ढंग से हो रही है तो धीरे धीरे, इसलिए गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। तो वाक्य में से सिर्फ आपको अव्यय के भेद को पहचानना है। मैंने उसका आंसर यहाँ लिख दिया है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण का यह वाक्य है। अब उसके बाद आता है वाक्य में से भाववाचक संज्ञा को पहचानिए। वाक्य में से भाववाचक संज्ञा। चक संज्ञा को पहचानिए। उनका भी एक अंक है। मान लीजिए कि एक उदाहरण में देता हूं, वह इंसान है। यहां आपको लिखना है तो इंसान का इंसानियत होता है। या तो उसमें इंसानियत है। क्या? उसमें इंसानियत है। तो इंसान का क्या हो जाता है? इंसानियत। सिर्फ आपको क्या करना है? इंसान का इंसानियत। जो भाववाचक संज्ञा बनाने के 3 तरीके हैं। एक है जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, दूसरा है विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, और तीसरा है क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। मान लीजिए कि इंसान क्या है? इंसान जातिवाचक शब्द है। क्या? इंसान जातिवाचक शब्द है। जातिवाचक शब्द इंसान, तो उनका भाववाचक होता है इंसानियत। क्या? इंसानियत। मान लीजिए विशेषण कोमल। कोमल कोमल तो कोमलता। फूल कोमल होते, फूलों में कोमलता होती है, कोमलता। तीसरा है क्रिया। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया बांटो, मत बांटो इंसान को, बंटवारा, बांटो यानी बंटवारा। इस प्रकार कोई भी सेंटेंस हो, उदाहरण हो, तो भाववाचक संज्ञा पहचाननी हो तो मान लीजिए कि कोई भी शब्द में जातिवाचक शब्द आता है तो उसका इंसान है इस वाक्य में, तो वो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाए। तो इंसान का इंसानियत, कोमल का कोमलता, और बांटो तो बंटवारा। इस प्रकार इसमें इंसानियत, तो इसने मैंने इधर आंसर लिख दिया है, उसने इंसानियत है। क्या? इंसानियत है। तो इंसान का इंसानियत। ओके। अब कौन सा वाक्य सही है? यह भी कितने गुण का है? यह भी 1। आपको इधर ऐसी रिक्त जगह दी होगी, 4 वाक्य दिए होंगे।
जो वाक्य सही है यही आप यहाँ आपको लिखना है। हामिद ने चिमटा नहीं खरीदा। हामिद ने चिमटा नहीं खरीदा। दूसरा वाक्य है भरत एक पुरुवंशी राजा का पुत्र था। सुनीता का जन्म गुजरात में हुआ था। और चौथा है सुनीता के पिता प्रोफेसर थे। अब ये जो 4 वाक्य दिए हैं इसमें से कौन सा वाक्य सही है सिर्फ आपको यहाँ लिखना है। तो हामिद ने चिमटा नहीं खरीदा, यह वाक्य गलत है। हामिद ने चिमटा खरीदा था। भरत एक पुरुवंशी राजा का पुत्र था, यह वाक्य सही है। सुनीता का जन्म गुजरात में नहीं हुआ था, अमेरिका में हुआ था। सुनीता के पिता प्रोफेसर नहीं थे, डॉक्टर थे। तो यह जो भरत है यह वाक्य सही है। तो आपको यह वाक्य इधर लिखना है, भरत एक पुरुवंशी राजा का पुत्र था, यह वाक्य सही है। ओके, इस प्रकार कौन सा वाक्य गलत है यह आपको बताना है। ये भी 1 अंक का पूछा जाएगा। इधर ममता चुड़ामनी की दुहिता थी। ममता की झोपड़ी की जगह अष्टकोण मंदिर बना। ममता की झोपड़ी की जगह अष्टकोण मंदिर बना। तीसरा है हामिद अमीना का पोता था। हामिद का पोता था। हामिद ने वकील खरीदा। विद्यार्थी मित्र, ये 4 उदाहरण 4 वाक्य दिए हैं। ममता चुड़ामनी की दुहिता, कौन सा वाक्य गलत है सिर्फ आपको बताना है। वाक्य दिए होंगे ममता चुड़ामनी की दुहिता, यस यह वाक्य सही है। ममता चुड़ामनी की दुहिता यानी कि पुत्री थी, वाक्य सही है। ममता की झोपड़ी की जगह अष्टकोण मंदिर बना, यह भी सही है। हामिद अमीना का पोता था, यह भी सही है। चौथा उदाहरण है हामिद ने वकील खरीदा, यह वाक्य गलत है। हामिद ने क्या खरीदा था? तो चिमटा। तो यह वाक्य गलत है, तो इसलिए यह वाक्य आपको यहां लिखना है कि हामिद ने वकील खरीदा। ओके, इस प्रकार पार्ट 1 30 गुण का है। इस प्रकार यह पूछा जाएगा। उसके आंसर आपको सिर्फ प्रश्न पत्र में देने हैं और अच्छी तरह से आप प्रश्न पत्र लिखें, ऐसी शुभेच्छा। जय हिंद।